हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स बिहार। आज हम लोग उड़ान बुकलेट की चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर थर्ड में हमें क्या पढ़ना है? पीपल रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश। पीपल्स रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? चैप्टर वन में हमने कर लिया है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कैसे लोग आए, यूरोपियंस इंडिया में कैसे कैसे आए। सेकंड में हमने कर लिया है कि कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, कि ब्रिटिश ने अपने आप को यहाँ कैसे कंसोलिडेट और एक्सपेंड किया है। ठीक है, थर्ड में हम लोग पढ़ रहे हैं पीपल्स रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश। ठीक है, कि ब्रिटिश के खिलाफ यहाँ के लोगों ने कैसे अपना रेसिस्टेंस शो किया। ठीक है, उनके अगेंस्ट कुछ कुछ रिवोल्ट्स हुई, कुछ कुछ अपराइजिंग हुई। ठीक है, तो वो रिवोल्ट्स और अपराइजिंग हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल रेसिस्टेंस। ठीक है, यहाँ के लोग, एक मिनट, यहाँ के लोग, अरे यार, हाँ, तो फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल रही रेसिस्टेंस के लिए? ब्रिटिश के अगेंस्ट यहाँ के लोग ने अपना रेसिस्टेंस शो किया, अपराइजिंग हुई, रिवोल्ट्स हुए, तो वो फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल थी फॉर दैट अपराइजिंग? तो पॉइंट नंबर वन, कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी हुआ करती थी लैंड रेवेन्यू के लिए, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम था। ठीक है, प्रॉब्लम्स किस बेसिस पे था? मतलब आपके यहाँ एग्रीकल्चर आप कर रहे हो, आपकी क्रॉप अच्छी नहीं हुई, फिर भी आपको टैक्स देना है। मतलब क्रॉप कम हुआ, फिर भी आपको टैक्स देना है। सेकंड, जो क्रॉप वो बोलते थे हमें वही वो प्रोड्यूस करना पड़ता था, जैसे इंडिगो। ठीक है, वो लोग टैक्स, लैंड टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, इरिगेशन टैक्स, वैरायटी ऑफ टैक्सेस ले लेते थे। इसके अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ। ठीक है, लैंड, जो ट्राइबल लैंड थी, ट्राइबल लैंड पे उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या चाहा कि इसे हम अपने अंडर कर ले, ट्राइबल लैंड को, ट्राइबल लैंड को अपने अंडर हम लोग कर ले। तो ट्राइबल का अपना कल्चर होता था, अपना प्रोडक्शन हुआ करता था, उन्हें उनकी लिविंग स्टाइल अलग होती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या किए, उसमें इंटरफेरेंस अपना शो कर दिए। मतलब वो लोग इंटरफेयर करने लगे, और ट्राइबल्स कहीं जाते भी थे अपनी कंप्लेंट्स लेके, तो वहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं था, क्योंकि पुलिस थी वो ब्रिटिशर्स के अंडर ही थी। जो कोर्ट्स था, जो लॉ थे, वो भी ब्रिटिशर्स के लिए ही काम करते थे। ठीक है, तो ये सब रीज़न था लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। फिर देखो हैवी बर्डन ऑफ न्यू टैक्सेस, जो मैंने टैक्सेस के बारे में बोला, एक मिनट भाई, हाँ, तो क्या रीज़न था? कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, हैवी बर्डन ऑफ न्यू टैक्सेस, नया नया टैक्स लाकर वो परेशान करते थे। इविक्शन ऑफ पीजेंट फ्रॉम देयर लैंड, आपका लैंड है, ये लैंड आपका है, पीजेंट यहाँ वो कर रहे हैं। ये क्या करते थे ब्रिटिशर्स? पीजेंट यहाँ अपना क्रॉप लगा रहे हैं अपने लैंड पे, पीजेंट्स इसको हथिया लेते थे, तो पीजेंट से लैंड हथिया लिए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है ग्रोथ ऑफ इंटरमीडिएटरी रेवेन्यू कलेक्टर। बिचौलिया बहुत हो गए थे। मान लो ये आप ये फार्मर हैं, ठीक है, ये मिडिलमैन है, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब टैक्स लेना होता है इनसे, तो ये डायरेक्ट इनको टैक्स नहीं देते हैं, ये बिचौलिया इनसे कलेक्ट करते थे। तो ये परेशान करते थे इन्हें। ठीक है, कि ज़्यादा क्रॉप लगाओ, ज़्यादा टैक्स लेंगे, इतना टैक्स है, ये बढ़ के नहीं लगाओगे, अच्छा क्रॉप नहीं होगा तो इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कभी ज़मीन हथिया लिए, कभी उनके घर पे आके उन्हें परेशान करने लग गए। तो इंटरमीडिएटरी रेवेन्यू कलेक्टर्स जो थे, बिचौलिया जो कलेक्टर्स थे, वो परेशान करते थे। टीनेंट्स थे, मनी लेंडर्स थे। मनी लेंडर्स कौन होते हैं? मान लो अब होता क्या था प्रॉब्लम, कि हम हैं फार्मर, मान लो कि मैं फार्मर हूँ, मुझे यहाँ क्रॉप लगाना है, मेरे ऊपर टैक्स भी लगना है। ठीक है, अब मेरे यहाँ उतना इनकम है नहीं, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं,
कि मैं सीड्स लाऊं, फर्टिलाइज़र लाऊं और यहाँ लगाऊं, ठीक है। तो मैं लोन लेता था मिडिल मैन से, सॉरी मिडिल मैन नहीं, मनी लेंडर से। मनी लेंडर से मैंने लोन लिया, मान लो 100 रुपये लिया कि भाई ये दे दो, तो ये लगाएं मुझ पे इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये लगाते हैं मुझ पे इंटरेस्ट कितना, 50%। अगर मैं 100 रुपये लूँगा तो मुझे 150 रुपये इन्हें लौटाने होंगे। एक तो इतना हाई टैक्स, ऊपर से लैंड भी फर्टाइल नहीं है, उतना फर्टिलिटी है नहीं लैंड की, ठीक है। मैं सीड लगाया, लैंड टैक्स भी मुझे देना है। मान लो सीड यहाँ मैंने लगाया, क्रॉप हुई, अब क्रॉप हुई तो इस पर मुझे लैंड टैक्स, फिर जो मैं जितना इससे इनकम कर रहा हूँ उससे ज़्यादा यहाँ मान लो 20% टैक्स ले लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया, तो एक तो इतना टैक्स हो गया। फिर मनी लेंडर इतना हाई अमाउंट पे टैक्स मुझ पे लगाया 50%, मेरे पास कुछ बचता ही नहीं था। बचना तो दूर, मेरे पास देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे कि मैं टैक्स पे कर पाऊँ क्रॉप होने के बावजूद, ठीक है। तो मनी लेंडर्स एक काम और करते थे, 50% तो लगाएं ही, अगर आप नहीं दे पाए ना तो ये 70 हो गए, 80 हो गया, 120% हो गया, मतलब जितना लिए नहीं उससे ज़्यादा मुझे चुकाना ही पड़ रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम होता था फार्मर्स के साथ। एक्सपेंशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ट्राइबल लैंड, जो ट्राइब की लैंड होती थी, ट्राइबल्स जो लैंड होता था उनसे भी इनकम इन्हें रेवेन्यू जनरेट करना था। तो उसके लिए ट्राइबल को बेवकूफ़ बनाकर, अब वो तो उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, उतने एजुकेटेड नहीं होते थे, तो ये लोग गलत तरीके से एग्रीमेंट करवा कर ट्राइबल्स की भी ट्राइब की भी लैंड ये लोग हथिया लेते थे। फोर्थ क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्री, जो इंडिया की इंडस्ट्री थी, इंडिजीनियस इंडस्ट्री, उसे इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड, अब इंडियन इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया तो इंडियन प्रोडक्ट यहाँ नहीं मिलेगी। अब आप प्रमोट कर रहे हो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड, मतलब ब्रिटेन से सामान आएगा इंडिया में और आपको ये खरीदना है, ठीक है। तो एक तो आप महंगा बेचोगे ब्रो, उस पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी आपका खर्चा होगा वो सारा ऐड करके आप यहाँ महंगा बेचोगे। तो एक तो हमारा कुछ यहाँ प्रोडक्ट आप होने भी नहीं दे रहे हो, ऊपर से आप जो अपना प्रोडक्ट ला रहे हो वो भी आप प्रमोट कर रहे हो, उसे महंगा बेच रहे हो, मतलब यहाँ की इंडस्ट्री तो उसे कम्पीट कर ही नहीं पा रही है। सेकेंड मतलब ये सेकेंड लास्ट, एंड ऑफ पेट्रोनेज टू प्रीस्टली एंड स्कॉलरली क्लासेस, जो भी प्रीस्टली क्लासेस थी, मतलब अपर क्लासेस या ब्राह्मण्स जो पूजा पाठ करवाते थे, या जो स्कॉलर्स थे पढ़े लिखे लोग, ठीक है, उनको इन लोगों ने वो करने लगा, ख़त्म करने लग गया। अब प्रीस्टली क्लास को बोला कि आप पूजा नहीं कराओगे, पूजा पाठ आप नहीं कराओ, तो ब्राह्मण्स नहीं कराएंगे तो कौन कराएंगे। और ब्रिटिश को आने के पहले हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम पहले से था, ठीक है, जहाँ ब्राह्मण्स सबसे ऊपर अपने आप को रखते थे। तो आप ब्राह्मण्स भी नाराज़ आपसे पीजेंट्स भी नाराज़ हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे जो वर्कर हैं यहाँ के वो भी नाराज़ है, यहाँ की इंडस्ट्री आप लोगों ने ख़राब कर दी, ट्राइबल्स भी आपसे नाराज़ हैं, ठीक है। फिर फॉरेन कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश की जो फॉरेन कैरेक्टर है, मतलब जो विदेशी इनके पास यंत्र ये लोग यूज करते थे, विदेशी तरीका यूज करते थे, वो बहुत गलत हुआ करता था इंडियन के लिए, ठीक है। उसके बाद ये रीजन्स था रेसिस्टेंस का, ठीक है, कि फाइनली आपसे सारे लोग नाराज़ हैं। बीच में तो रेवेन्यू कलेक्टर्स भी नाराज़ हो गए थे, जो ज़मींदार्स लोग थे ये भी नाराज़ हो गए थे। फिफ्थ फॉर्म ऑफ पीजेंट अपराइजिंग, पीजेंट अपराइजिंग के कुछ फॉर्म हैं, जैसे एक सिविल अपराइजिंग के रूप में देखा जाएगा, फॉर्म्स ऑफ पीपल अपराइजिंग, लोग किस किस फॉर्म में अपराइजिंग यहाँ पर रिवोल्ट किए। तो पहले एक सिविल अपराइजिंग, एक यहाँ के लोगों ने पीजेंट मूवमेंट किया, एक ट्राइबल मूवमेंट किया, एक मिलिट्री मूवमेंट किया। तो ये 4 फॉर्म में अपराइजिंग हुई, सिविल अपराइजिंग, पीजेंट अपराइजिंग, ट्राइबल अपराइजिंग और मिलिट्री रिवोल्ट्स। चलो आगे करते हैं। फर्स्ट हम लोग करेंगे सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेनली ये जो भी रिवोल्ट्स अपराइजिंग है ये समझने का तो है ही, पर समझने से ज़्यादा ये रिमेंबर करने का है, ठीक है। इसे याद करो, बार बार रिवाइज करके, बार बार वो बोलने से ये याद हो जाएगा। तो समझने से ज़्यादा ये याद रखने वाला है और इससे क्वेश्चंस बनती है, ठीक है। चलो, तो सन्यासी रिवोल्ट, द डिजास्ट्रस फेमाइन ऑफ 1770 में क्या हुआ था, फेमाइन आया था,
ठीक है। एंड द हार्श इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कंपेल्ड अ ग्रुप ऑफ सन्यासी इन ईस्ट इंडिया टू फाइट द ब्रिटिश योग। ईस्ट इंडिया में 1770 में फेमाइन आई हुई थी। उसके बाद फेमाइन आया तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर ख़राब हो गया, ठीक है, तो अब खाने के लिए है नहीं। उसके बाद इनका जो हार्श इकोनॉमिक टैक्स था, जो इकोनॉमिक ऑर्डर हुआ करता था, वो काफ़ी हार्श हुआ करता था। एक तो एग्रीकल्चर नहीं हुआ, ऊपर से अब आप टैक्स लोगे भाई। तो यही सब रीजन से परेशान होकर कुछ सन्यासी लोग ने ईस्ट इंडिया में ब्रिटिश के अगेंस्ट हाथ खड़े किए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अभी तक क्या देखा हम लोगों ने कि 1770 में फेमाइन आया, ईस्ट इंडिया में सन्यासी रिवोल्ट सन्यासी लोगों ने किया ईस्ट इंडिया में, ठीक है। अगर पार्ट्स ऑफ इंडिया पूछ दिया सन्यासी के बारे में 4 स्टेटमेंट, उसमें एक में लिख दिया कि दिस रिवोल्ट बार बेसिकली बेस्ड इन वेस्ट ऑफ इंडिया, तो नहीं, ये ईस्ट इंडिया में था, ठीक है, ईस्ट इंडिया। चलो, ओरिजिनली पीजेंट्स इवन सम इविक्टेड फ्रॉम लैंड, ओरिजिनली पीजेंट्स था, इवन सम इविक्टेड फ्रॉम लैंड, दिस सन्यासी वेयर ज्वाइंड बाई ए लार्ज नंबर ऑफ डिस्पोज्ड स्मॉल जमींदार्स, डिसबैंडेड सोल्जर्स एंड रूलर पुअर, ठीक है। तो अगर पूछ दे कि क्या सन्यासी रिवोल्ट में सिर्फ सन्यासी लोग ही एक्टिव थे, नहीं, सन्यासी लोग तो थे ही, इनका हेल्प स्मॉल जमींदार्स लोग भी कर रहे थे, जो छोटे छोटे जमींदार्स थे वो भी हेल्प कर रहे थे, जो डिसबैंडेड सोल्जर्स थे, डिसबैंडेड सोल्जर्स मतलब वैसे सोल्जर्स जिसे निकाल दिया गया हो, ठीक है, वैसे सोल्जर्स इनका हेल्प कर रहे थे। फिर रूलर पुअर, जो रूरल एरिया में रहने वाले गरीब लोग थे, वो भी इसमें एक्टिव थे। तो सिर्फ सन्यासी नहीं थे, स्मॉल जमींदार, डिसबैंडेड सोल्जर्स और रूलर पुअर भी इसमें शामिल हुए थे। इट वॉज ओनली प्रोलॉन्ग्ड एक्शन डेट वॉरेन हेस्टिंग कुड सबड्यू सन्यासी। अब देखना है कि वॉरेन हेस्टिंग ने सबड्यू किया। अब सन्यासी रिवोल्ट हुआ तो सन्यासी रिवोल्ट में ब्रिटिश में किसे काम मिला, वॉरेन हेस्टिंग इसके अगेंस्ट आए अपने फोर्स लेके लड़ने के लिए। तो पूछ देगा कि सन्यासी रिवोल्ट में कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन टू प्रोलॉन्ग एक्शन फॉर दिस। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सन्यासी रिवोल्ट को किसने सबड्यू किया था, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम कैरेक्टराइज द अपराइजिंग, समटाइम्स रेफर एज फकीर रेबिलियन। कभी कभी सन्यासी रिवोल्ट को फकीर रेबिलियन भी बोला जाता है, ध्यान रखना है। पूछ दे फकीर रेबिलियन क्या है, तो सन्यासी रिवोल्ट ही पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ना, सन्यासी लोग ही ना फकीर होते हैं ब्रो, ठीक है। तो यहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे, सन्यासी रिवोल्ट को ही फकीर रेबिलियन बोलते हैं। फिर इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू लोग भी और मुस्लिम लोग भी दोनों इसमें इक्वल पार्टिसिपेट किए थे। तो क्या सन्यासी रिवोल्ट सिर्फ हिंदू सन्यासी इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन में थे, नहीं, मुस्लिम्स भी थे और इक्वल पार्टिसिपेशन था, ठीक है। क्या सन्यासी अकेले इस रिवोल्ट में एक्टिव थे, नहीं, कुछ कुछ जमींदार लोग भी थे, सोल्जर्स भी थे और पुअर पीपल भी थे। लीडर कौन थे, लीडर थे मंजू शाह जिसे बोलते हैं, मंजूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। ये नाम आपको याद होनी चाहिए, मंजूब शाह, मूसा शाह, मंजूम शाह, मूसा शाह, चिराग अली, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। एक बार और, मंजूम शाह, मूसा शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। कौन कौन, मंजूम शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, चिराग अली, देवी चौधरानी। मंजूम शाह, मूसा शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, ये सन्यासी रिवोल्ट में लीडर्स थे। फिर हम लोग पढ़ेंगे देवी चौधरानी के बारे में। देवी चौधरानी पार्टिसिपेशन रिकॉग्नाइजेज द वुमेन रोल इन अर्ली रेसिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। ब्रिटिश के अगेंस्ट जो वुमेन रोल का सबसे पहला अर्ली रेसिस्टेंस दिखता है वुमेन की तरफ से, किसने रेसिस्ट किया ब्रिटिश को, तो देवी चौधरानी ही थी वो, जिन्हें देखा गया कि ब्रिटिश के खिलाफ अर्ली रेसिस्टेंस में कौन वुमेन एक्टिव थी, तो वो थी देवी चौधरानी। अब देवी चौधरानी का अर्ली रेसिस्टेंस तो देखा गया, वुमेन भी थी, वुमेन रोल को ब्रिटिश के अगेंस्ट सबसे पहले लाने वाली देवी चौधरानी। आनंद मठ एक नॉवेल है
ये आनंद मठ लिखे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सबसे पहले तो ये जानना है कि आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखे हैं। दूसरी बात जाननी है कि आनंद मठ जो है वो सन्यासी रिवोल्ट पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो ये नॉवेल जो है आनंद मठ ये सन्यासी रिवोल्ट पे ही बेस्ड है। लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक, और आनंद मठ में वंदे मातरम भी इंक्लूडेड है। ठीक है, आनंद मठ में वंदे मातरम भी इंक्लूडेड है। और ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कब लिखे हैं? 1882 में लिखे हैं। और सन्यासी रिवोल्ट हुआ कब है? 1763 से 1800 के बीच में। ठीक है, ओके, सन्यासी रिवोल्ट हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग करेंगे चुआर अपराइजिंग। चुआर अपराइजिंग हुआ था 1798 में। चुआर अपराइजिंग कब हुआ था? 1798 में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। सन्यासी रिवोल्ट कहाँ हुआ था? ईस्ट इंडिया में। ठीक है, चुआर अपराइजिंग बंगाल। तो चुआर अपराइजिंग जो बंगाल में हुआ था 1798 में, उसका रीज़न क्या था? फेमाइन पहला रीजन। दूसरा, इन्हांस्ड लैंड रेवेन्यू डिमांड एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। इन्हांस्ड लैंड रेवेन्यू डिमांड, लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिया गया ब्रिटिशर्स के तरफ से। फेमाइन आई हुई थी। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस गोडेड द चुआर एब ओरिजिनल ट्राइब्समैन ऑफ द जंगल महल ऑफ मिदनापुर। चुआर कौन थे? चुआर एक ट्राइबल लोग थे, ट्राइब्समैन थे जो जंगल महल ऑफ मिदनापुर में रहते थे। मिदनापुर कहाँ? बंगाल में। जंगल महल कहाँ? बंगाल में। ठीक है, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो द बंकुरा डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल टू टेक अप आर्म्स। आर्म लेके इन्होंने बंगूरा डिस्ट्रिक्ट और मिदनापुर में से ये लोग चुआर एबोरिजिनल जो मिदनापुर और बंकुरा में रहते थे, उन्होंने आर्म्स उठाया अगेंस्ट ब्रिटिश। क्यों? क्योंकि परेशान कर रहे थे, फेमाइन आया हुआ था भाई। अब लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर दिए। ठीक है, तो ये लोग चुआर लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हुए। दिस ट्राइब्स पीपल वेयर बेसिकली फार्मर्स एंड हंटर्स। ये ट्राइब्स कौन थे? ये बेसिकली ट्राइबल लोग थे और हंटिंग करते थे ये लोग। ठीक है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अपराइजिंग वाज अंडर दुर्जन सिंह। तो पूछ देगा चुआर अपराइजिंग में कौन एक्टिव थे? दुर्जन सिंह। 1798 में दुर्जन सिंह एक्टिव थे चुआर अपराइजिंग में। द टर्म चुआर इज कंसिडर्ड derogatory by some historians who call this the revolt of Jungle Mahal instead. चुआर कुछ हिस्टोरियंस को चुआर वर्ड अच्छा नहीं लगता था, उसको डेरोगेटरी लगता था कि उन्हें चुआर बोला जाए। उससे अच्छा मतलब उन्हें डिसफेम करने के लिए को, मतलब उनके ट्राइब के नाम को लेके ये नहीं अच्छा लगता था हिस्टोरियंस को। तो उन्होंने इसे चुआर अपराइजिंग के जगह इन्होंने यूज किया रिवोल्ट ऑफ जंगल महल। तो एग्जाम में रिवोल्ट ऑफ जंगल महल भी पूछ सकता है ब्रो। सेम चीज़ के लिए उन्होंने एक नया नाम यूज किया, रिवोल्ट ऑफ जंगल महल। तो ये हुआ 1798 में बंगाल में, बंगाल के मिदनापुर में। ठीक है, उसके बाद कौन थे? दुर्जन सिंह थे। बस इतना ही पढ़ना है 1798। ठीक है, दो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, सन्यासी और चुआर। सन्यासी देख लेते हैं। सन्यासी में क्या पढ़ा कि 1770 में फेमाइन आया था, पहला रीज़न ये। दूसरा, जो टैक्स वगैरह था वो काफ़ी हार्श था। सन्यासी रिवोल्ट हुई कहाँ थी? ईस्ट इंडिया में हुई थी। क्या सिर्फ सन्यासी लोग ही थे? नहीं, जमींदार्स भी थे, सोल्जर्स भी थे, रूलर लोग भी थे, मुस्लिम्स भी थे, हिंदूज भी थे। सन्यासी रिवोल्ट में कौन कौन एक्टिव पार्टिसिपेशन थे? तो मंजूम शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधराइन और एक चिराग अली। देवी चौधराइन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि आनंद मठ बुक जो नॉवेल था, इनमें इनका जिक्र किया गया है।
नंबर लिखते हैं बंकिम चट्टोपाध्याय, और इसमें वंदे मातरम की भी जिक्र है। कब लिखे थे? 1882 में लिखे थे। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने भूल गया कि सन्यासी रिवोल्ट को वारेन हेस्टिंग ने सबड्यू किया था। किसने रोका था? तो वारेन हेस्टिंग ने। इतना हो गया। छुआरा प्राइजिंग हम लोगों ने कर लिया, रिवोल्ट ऑफ जंगलमहल। तीतुमीर मूवमेंट क्या होता है? तीतुमीर मूवमेंट भी बंगाल में हुआ था। लीडर थे नाथर अली और तीतुमीर खुद। नाथर अली और तीतुमीर। तो पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ तीतुमीर रिवोल्ट, तो वहाँ नाथर अली और तीतुमीर ढूंढना है। फिर रीजन क्या था? अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड हु इम्पोज्ड बियर टैक्स ऑन फरजाजी। वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदू लैंडलॉर्ड जो थे उनके अगेंस्ट हुआ। हिंदू लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट ये रिवोल्ट हुआ। क्यों? हिंदू लैंडलॉर्ड क्या कर रहे थे? हिंदू लैंडलॉर्ड बियर्ड टैक्स लगा दिए। मतलब आप बियर्ड रखोगे तो आप पे टैक्स लगेगा फरजाजी के ऊपर। फरजाजी मुस्लिम्स लोग थे, ठीक है। तो हिंदू लैंडलॉर्ड ने मुस्लिम के ऊपर टैक्स लगा दिया कि अगर आप बियर्ड रखोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। भाई तो ये तो गलत बात है। तो इनमें एक्टिव लीडर थे सयाद मीर निसार अली या फिर तीतुमीर। तीतुमीर इज ए पीजेंट लीडर हु लेड नरकल बारिया अपराइजिंग 1831। नरकल बारिया अपराइजिंग को किसने वो किया था?